रिस रिस के जैसे दरिया रवानी पे आ गया। रवानी मतलब फ्लो, जैसे थोड़ा थोड़ा बूंद गिरने से क्या हो जाता है, वो बहुत तेज चलना शुरू हो जाता है। तो उसी तरीके से कि रिस रिस के जैसे दरिया रवानी पे आ गया, वैसे ही दुख भी आंख के पानी पे आ गया। ये नौकरी, ये शायरी, ये इश्क, ये नौकरी, ये शायरी, ये इश्क और घर, सारे का सारा बोझ जवानी पे आ गया। तो होप्स हो कि आपने इस शायरी को समझा होगा, क्योंकि आप क्लास 10th से अब थोड़े से मेच्योर होने जाएंगे, कुछ समय के बाद 11 12 पे जाएंगे, तो घर का जितना भी बोझ है वो सभी बच्चों के कंधे पे आ जाता है कि अब आपको घर के बोझ को संभालना है, सबको संभालना है, अपने फ्यूचर को भी देखना है, परिवार को भी देखना है। तो होप्स हो कि आप उस बोझ को हैंडल कर पाए और उसको अच्छे से निभा पाए। जो भी आपके पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आए उसको एकदम बेहतरीन तरीके से और जोरदार तरीके से निभा पाए। तो उन सभी चीजों के लिए, मोटिवेट होने के लिए और पढ़ाई करने के लिए हमारे चैनल एज पाठशाला पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम फर्दर हाइट एंड डिस्टेंस को मूव करेंगे। हमने 2 बेसिक क्वेश्चन सीखे थे लास्ट क्लास में, और आज की क्लास में और भी प्यारे प्यारे हम क्वेश्चन को देखेंगे, जिससे कि कॉन्सेप्ट्स को और हम अच्छे से बिल्ड कर पाए। तो जो बोर्ड के पे क्वेश्चन लिखा है, सबसे पहले हम उसको देखते हैं और हम कुछ, सबसे पहला जो हमारा काम होगा हाइट एंड डिस्टेंस में क्या होता है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ फिगर। तो सबसे पहला काम क्या होगा, हम फॉर्मेशन करेंगे फिगर का। आपने का क्वेश्चन क्या कहा है कि एक ऑब्जर्वर जो कि 1.5 मीटर टॉल है। अच्छा, अभी तक जो 2 हमने क्वेश्चन किए थे वहां पे ऑब्जर्वर को हम क्या मानते थे कि ग्राउंड पे वो लेट के देख रहा है, मतलब जो आई वो एकदम ग्राउंड पे चिपकी हुई है। लेकिन अब हम ऑब्जर्वर के हाइट को भी क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। जैसे मैं हूं तो मेरी हाइट हो गई कुछ, मैं कहां से देखूंगा, तो इस लेवल से देखूंगा। ये जो लेवल है मेरा, यहां से मैं ऊपर की तरफ देखूंगा, ना कि ग्राउंड से देखूंगा। तो आपने कहा ये एक आदमी है जिसका हाइट कितना है, 1.5 मीटर टॉल। तो पहले आपने उस आदमी को बनाया जो कि 1.5 मीटर टॉल है, इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। तो एक चिमनी होगा, तो आपने कहा ये एक मान लेते चिमनी है, जिससे ऑब्जर्वर कितना डिस्टेंस पे, तो आपने कहा ये ऑब्जर्वर जो है वो 28.5 मीटर अवे है। अवे मतलब इससे दूर है, 28.5 मीटर दूर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज इज 45 डिग्री। तो इसके आंख से, मतलब ये अपने आंख से क्या देख रहा है, चिमनी के टॉप को देख रहा है, चिमनी के टॉप को देख रहा है। जैसे मैं यहाँ पे हूँ तो मैंने ऊपर की तरफ देखा चिमनी के टॉप को, तो मेरी आंख क्या देगी, ऊपर देगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन क्या रहेगी, ये रहेगी। तो ये अब हॉरिजॉन्टल लाइन ना होके यहाँ से हम क्या करेंगे, एंगल का मेजरमेंट करेंगे, क्योंकि इनिशियल लाइन ऑफ साइट क्या कही था और फाइनल लाइन ऑफ साइट क्या हो गया, जहां पे वो देख रहे हैं। तो आपने ये जो एंगल है वो हमको दिया है 45 डिग्री। क्या दिया है, ये 45 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, आपने कहा भाई व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, आपको फाइंड करना है। आपने कहा कि भैया ये अगर 1.5 है, ये अगर 1.5 है, तो ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक के डिस्टेंस, तो आपने कहा ये भी 1.5 मीटर हो जाएगा। अगर ये डिस्टेंस 1.5 है तो ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर। और ये जो डिस्टेंस है ऊपर की, इसको हम मान लेते हैं कि ये h है, इसको लेते हैं नाम A B C D और E। तो A B C D E ये हमने ट्रायंगल, ये हमने नेमिंग कर लिया। अब हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी, तो आप ये अगर h की वैल्यू आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा। अच्छा, अगर देखा जाए तो ये अगर 28.5 है तो ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो आपने कहा ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 28.5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जितना EB है उतना ही तो DC भी है। आपने कहा हाँ भैया बिल्कुल सही है। अब आपको h की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपने कहा ये जो h की वैल्यू है वो किस में आएगा, तो AB में आता है। तो AB से कौन सा ट्रायंगल बनना है, तो ABE। तो आपने कहा ये इन ट्रायंगल ABE लेते हैं, इन ट्रायंगल ABE लिया। तो आपने कभी परपेंडिकुलर की वैल्यू हमको फाइंड करना है और बेस की वैल्यू गिवन है। तो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन कौन बताता है, तो 10 बताता है। तो आपने कोई 10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन 28.5। अच्छा, 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, आपने कोई 1 होती है, h अपॉन 28.5। तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1 से आके मल्टीप्लाई कर दो, कितनी हो जाएगी 28.5 सेंटीमीटर। मीटर दिया था तो मीटर ले लेंगे, कितना हो जाएगा 28.5 मीटर हो गया। आपने कहा 28.5 मीटर हो गया ये h। हमको हाइट ऑफ द चिमनी फाइंड करनी है। तो हाइट ऑफ द चिमनी सिर्फ AB नहीं है, हाइट ऑफ द चिमनी पूरा AC है। तो आपने कहा ये हाइट ऑफ द चिमनी कितना हो जाएगा, तो हाइट ऑफ द चिमनी इज इक्वल टू AC। क्या हो जाएगा, ये पूरा A से C तक, और AC किसके इक्वल होगा, तो आपने ये AC को हम लोग लिख सकते हैं AB प्लस BC, AB प्लस BC। AB की वैल्यू कितनी है, तो आपने ये AB की वैल्यू अभी आपने फाइंड किया, दैट इज इक्वल टू 28.5
और BC की वैल्यू कितनी है, तो 1.5, ऐड कर दिया तो 0.5 29 और 130, तो 30 मीटर इज द हाइट ऑफ चिमनी। सिंपल सा क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट को समझना है। जहां पे आर्क होगा वहीं से हम एंगल ऑफ एलिवेशन को लेंगे, और एंगल ऑफ एलिवेशन या जो भी एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, मतलब जो भी एंगल होगा दैट विल बी मेजर्ड अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, तो जहां से आप आर्क है वहीं से हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, वहीं से एंगल को लेंगे। बच्चे क्या गलती करते हैं, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन लेंगे, बस यहीं पे गलती हो जाती है, ठीक है। तो अभी हमने एक क्वेश्चन देखा सिंपल सा टाइप का, अब एक कुछ जबरदस्त टाइप का क्वेश्चन जो कि हमारे बोर्ड पे लिखा है उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं समझिएगा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मतलब दो चीजें, एक बिल्डिंग है और एक क्या है, टावर है। तो एक बिल्डिंग को और एक टावर ऐसा कुछ खड़ा कर दीजिए, मान लीजिए ग्राउंड पे कुछ खड़े हैं। अब हमको ये नहीं पता कि कौन बड़ा है या कौन छोटा है, ठीक है, कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है ये अभी नहीं पता। ये कैसे पता चलेगा, तो आपको ये पता चलेगा एंगल ऑफ एलिवेशन से। जिसका जितना ज्यादा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा उसकी हाइट उतनी ज्यादा होगी। जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पे चीज है तो उसको आप ऐसे देखेंगे, कोई बहुत ऊंची हुई तो आप ऐसे देखेंगे। तो जितना मतलब जितना हाइट होगा उतना ज्यादा उसका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। तो मान लेते ये हमारा टावर है, ये टावर है और ये क्या है, बिल्डिंग है। अभी हम इसको मान के चलते हैं, क्या होगा हाइट ज्यादा किसकी नहीं पता हमको। तो बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं फुट ऑफ द टावर से, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो रहा है, 30 डिग्री हो रहा है। अब देखते हैं इसको, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप के एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। 60 डिग्री किसके लिए हो रहे हैं, तो टॉप ऑफ द टावर के लिए। दैट मींस कि जो टावर का टॉप है वो ज्यादा हाइट पे होगा, तभी तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमको ज्यादा मतलब गर्दन ज्यादा उठाना पड़ रहा है। आपने कहा भाई ये बिल्कुल बात सही, तो आपने टावर को बड़ा बनाया और बिल्डिंग को छोटा बनाया। क्वेश्चन में कह रहा है कि टावर के फुट से अगर बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा है, और अगर बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप को देख रहे हैं, बिल्डिंग के फुट से अगर टावर के टॉप को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। और भी कुछ गिवन है, तो इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, टावर की हाइट दे दी, टावर की हाइट कितनी दे दी, तो आपने कोई टावर की हाइट दे दी 50 मीटर। फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी। तो आपने कोई बिल्डिंग की हाइट जब उसको फाइंड करनी है तो उसको हम ले लेते हैं h, नेमिंग कर लेते हैं A, B, C और D। याद रखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हमेशा उस ट्रायंगल को आप सबसे पहले लीजिएगा जिसमें कुछ चीज गिवन हो, कुछ चीज का मतलब परपेंडिकुलर बेस या स्लेंट हाइट कुछ भी गिवन हो तो उसकी वैल्यू को लीजिएगा। तो आपने कहा भैया अगर हम देखें ट्रायंगल BCD में तो ये वाली हाइट गिवन है, तो कौन से ट्रायंगल को लेंगे सबसे पहले, तो BCD को लेते हैं। तो आपने कहा भैया इन ट्रायंगल BCD C पे क्या है 90 डिग्री, ये B पे 60 डिग्री, तो 60 के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, और बेस अगर आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा। क्यों, क्योंकि बेस जो है दोनों ही ट्रायंगल के क्या है, सेम है। तो आपने कहा हमको BC को पहले फाइंड करना है, तो BC फाइंड करने के लिए आपने कहा परपेंडिकुलर बेस में रिलेशन, परपेंडिकुलर बेस में रिलेशन कौन बताता है, 10 60 डिग्री। 10 60 किसके इक्वल होगा, तो आपने कहा CD अपॉन BC, CD अपॉन BC। 10 60 की वैल्यू कितनी है, √3 होता है। CD की वैल्यू कितनी है, तो आपने कहा 50 मीटर दिया हुआ है, और BC आपको फाइंड करना है। तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आपने कहा BC की वैल्यू आ जाएगी 50/√3 मीटर। अब इसको सॉल्व मत कीजिएगा, एज इट इज अभी रहने दीजिए, ठीक है। हमने बताया था कि डिनोमिनेटर में रूट को नहीं रख सकते, लेकिन ये हमारा फाइनल रिजल्ट नहीं है, फाइनल रिजल्ट में आप रूट में नहीं छोड़ेंगे, अभी इसको एज इट इज रहने दीजिए। तो आपने कहा BC की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, दैट इज इक्वल टू 50/√3 मीटर। कितना हो गया, 50/√3 मीटर। आपने कभी हमको BC की वैल्यू नहीं, हमको ये बिल्डिंग की हाइट चाहिए। हमको क्या चाहिए, बिल्डिंग की हाइट चाहिए। तो बिल्डिंग की हाइट के लिए क्या करेंगे, तो आपने कभी हम ट्रायंगल लेंगे ABC। किस ट्रायंगल में जाएंगे, तो इन ट्रायंगल ABC में जाएंगे। किस में जाएंगे, ABC में। ये 30 है, 30 की सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, और बेस की वैल्यू हमको गिवन है, परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू आपको गिवन है। तो आपने कभी हम क्या लेंगे, 10 30। तो 10 30 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू AB/BC। आपने कभी जो AB होगा, AB दैट इज इक्वल टू 10 30 डिग्री इनटू BC। भाई डिवाइड में था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपने कहा भैया अगर AB की वैल्यू की बात करें तो AB कितना हो जाएगा, तो 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, और BC की वैल्यू कितनी आई, तो आपने कहा BC की वैल्यू आई 50/√3, तो कितना हो जाएगा 50, और √3 × √3 3 मीटर। ये क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ द टावर। क्वेश्चन किस में है, तो आपने कोई क्वेश्चन जो है वर्ड में है, तो क्वेश्चन वर्ड में है तो आंसर भी किस में होगा, तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द
बिल्डिंग इज 50/3 मीटर। बात समझ में आई? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन बना लिए। क्यों? क्योंकि हमने फिगर का फॉर्मेशन कर लिया। तो हाइट एंड डिस्टेंस दैट इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में जो मेन पार्ट होता है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ फिगर। अगर फिगर का फॉर्मेशन आपने सीख लिया तो क्वेश्चन इजी, नहीं सीखा तो थोड़ी डिफिकल्टी होगी। और डिफिकल्टी नहीं होने देंगे उसके लिए कौन है? अभिनव मिश्रा। तो परेशान मत होइए, एकदम मैथ्स को हलवा बना के छोड़ेंगे। और एक क्वेश्चन को देखते हैं तो और अच्छे से बात को समझ में आएगी। तो अभी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन किया, एक और तगड़ा क्वेश्चन किया। अब ये और तगड़ा क्वेश्चन है, उससे भी तगड़ा क्वेश्चन ये है। कॉन्सेप्ट को समझिएगा। देखिए शैडो का फॉर्मेशन कैसे होता है। जैसे मैंने कहा कि हमारा शैडो का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो मान लीजिए मैं ऐसे खड़ा और पीछे से लाइट आ रही है, तो जो शैडो होगा वो आगे की तरफ बनेगा। कैसे बनेगा? आगे की तरफ। और याद रखिए कि जैसे 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 एंगल बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे एंगल बढ़ते जाएगा मतलब ऊपर की तरफ सन जाता है, वैसे वैसे हमारा शैडो क्या होता है? कम बनता है। जैसे मान लीजिए सामने है तो शैडो बड़ा बनेगा। जैसे 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 ऊपर होगा सन ऊपर की तरफ जाएगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? बढ़ रहा है, तो शैडो वैसे वैसे छोटा बनेगा। याद रखिएगा शैडो क्या होगा? वैसे वैसे छोटा बनेगा। तो क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में कहा है शैडो ऑफ अ टावर। एक टावर का शैडो बनना है। आपने कभी टावर का शैडो बनना है तो सबसे पहले टावर को बना लीजिए। टावर को बना लीजिए। अभी टावर का शैडो कैसे बनना होगा? तो टावर का शैडो कहीं से लाइट आ रही होगी या तो सन होगा। तो देखते हैं किससे बन रहा है? सन के एल्टीट्यूड से। तो कहीं सन यहाँ पे होगा, कहीं ऊपर यहाँ पे है ना, तो यहाँ से कहीं सन का एल्टीट्यूड आ रहा होगा। तो आपको कभी सन ऐसा कुछ आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक, और यहाँ से ऐसा कुछ नीचे जा रहा होगा, ऐसे मान लेते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखते हैं। The shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 मीटर longer। क्या है? 40 मीटर लंबा है। 40 मीटर लंबा है। कैसे? When sun's altitude is 30 डिग्री, then when it is 60 डिग्री। मतलब 30 डिग्री पे जो एल्टीट्यूड है, 30 डिग्री के एल्टीट्यूड पे जो शैडो बन रहा है वो बड़ा है। याद रखिएगा 30 डिग्री के जो एल्टीट्यूड पे जो शैडो बन रहा है वो बड़ा है कंपैरिजन टू 60 डिग्री। मतलब 60 डिग्री पे क्या होगा? छोटा होगा। अभी मैंने कहा कि जैसे जैसे सन ऊपर आता है हमारा शैडो क्या होने लगता है? छोटा होने लगता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे होता है मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन कम जब होता है तो शैडो हमारा बड़ा बनता है। तो क्वेश्चन में कहा है कि जब 30 डिग्री पे था, तो मान लेते हैं 30 डिग्री पे था पहले, फिर धीरे धीरे सन क्या हुआ होगा? तो सन ऐसे उठ के ऊपर आया होगा। मान लेते हैं यहाँ पे सन आ गया, तो जब सन यहाँ पे आया तो ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। तो आपने कहा ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। इस केस में एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है? 60 डिग्री है। इस केस में एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है? 60 डिग्री। तो आपने कभी दो कंडीशन दिया था, एक सन का एल्टीट्यूड 30 डिग्री है और एक सन का एल्टीट्यूड 60 डिग्री है। अब जो 60 डिग्री पे शैडो बन रहा है और जो 30 डिग्री पे शैडो बन रहा है, तो जो 30 डिग्री पे शैडो बन रहा है वो 60 वाले से 40 मीटर ज्यादा है। 40 मीटर लॉन्गर का मतलब ये जो गैप है इसका डिस्टेंस हमको दिया है 40 मीटर, ना कि ये डिस्टेंस दिया है, ना कि ये डिस्टेंस दिया है। याद रखिएगा इन दोनों का डिफरेंस दिया है 40 मीटर लॉन्गर व्हेन। तो 40 मीटर लॉन्गर का मतलब कि बीच का गैप दिया, डिफरेंस दिया है कि दोनों के बीच का जो शैडो बन रहा है, दोनों में जो शैडो बन रहा है उनका जो लेंथ का डिफरेंस है दैट इज 40 मीटर, दैट इज 40 मीटर। तो आपने कह लिया इसको 40 मीटर। नेमिंग करते हैं, तो आपने ये नेमिंग करते हैं तो ए बी सी और डी क्या फाइंड करना है? देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर फाइंड करना है, ए बी को फाइंड करना है। आपने कहा देखिए ए बी को फाइंड करना है तो एक काम कीजिए, पहले इसको x ले लीजिए और ए बी को h ले लीजिए। भैया ऐसा हम क्यों करते हैं? देखिए आप चाहे तो ए बी बी सी भी लिख सकते हैं, लेकिन x h लिखने से जो बड़े नंबर लिखने होते हैं, मतलब जो वर्ड्स लिखने हैं बी सी ए बी, इससे आसान आपको सिंगल वर्ड लिखना होता है। जैसे मैंने कहा कि कैलकुलेशन करना है तो 2 + 2 4 आसान है, लेकिन 22 + 22 एक बार आपको सोचना पड़ेगा, और 222 + 222 ज्यादा सोचना पड़ेगा। तो जो चीजें आसान हो सकती है उसको आसान लेने में आपके लिए फायदा होता है। तो आपने कभी ये सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट ये बताया कि हम उस ट्रायंगल को लेते हैं जहां पे कुछ चीज नोन होती है। तो नोन कहां पे? इस वाले में। तो ये कौन से ट्रायंगल में आ रहा है? तो आपने कभी ये ट्रायंगल में आ रहा है इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी में। क्यों? क्योंकि ये नोन है। इस वाले ट्रायंगल में कुछ भी नोन नहीं, तो हमने कहा कि पहले इसको लेते हैं। तो इसमें क्या है? तो आपने कभी 10 30 लेंगे। 10 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि परपेंडिकुलर चाहिए और बेस का वैल्यू गिवन है। परपेंडिकुलर चाहिए, बेस की वैल्यू गिवन है। तो आपने 10 30 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू AB by BD। AB by BD, AB की वैल्यू कितनी है? तो आपने भैया AB को हमने H लेट किया है, और BD कितना है? तो BD देखा जाए तो 40 और इतना X है तो 40 + X हो जाएगा। 10 30 की वैल्यू कितनी है? तो आपने भैया 1/√3 H 40 + X हो गया।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये इधर और ये इधर, तो कितना हो जाएगा 40 प्लस एच जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू √3h। ये हमारा पहला इक्वेशन, ये हमारा क्या हो गया पहला इक्वेशन। देखिए दो अननोन है, एक x है और एक h, तो दो अननोन है तो दो इक्वेशन बनेगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम अननोन की वैल्यू को फाइंड करेंगे। अब कहते हैं दूसरी वैल्यू के लिए, तो आपने भी जो x और h है वो किस में आ रहे हैं, तो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC में, तो ABC की अगर बात करें तो आपने को परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन चाहिए, तो परपेंडिकुलर बेस में रिलेशन कौन बताता है, तो 10 बताता है। 10 60 क्या आ जाएगा, तो आपने को 10 60 होगा AB/BC। AB की वैल्यू कितनी है, तो आपने को AB की वैल्यू है h और BC की वैल्यू है x। अच्छा 10 60 कितना होता है, आपने को 10 60 होता है √3, तो कितना हो जाएगा √3/x। इससे आके मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा √3x = h। आपने कहा भैया हमको h की वैल्यू चाहिए, हमको किसकी वैल्यू चाहिए, h की वैल्यू चाहिए, तो यहां से आप x को एलिमिनेट कर देंगे, तो आप लोग ये x जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू √3h - 40, √3h - 40। हमको h की वैल्यू चाहिए ना, x तो हमको चाहिए नहीं, तो x जब नहीं चाहिए तो उसको हटाते हैं, उसको सब एलिमिनेट करते हैं, उसको हटाते हैं, तो आप लोग ये x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 2 से, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो व्हाट वी गेट √3 और x की जगह क्या है √3h - 40 = h। तो √3 अंदर क्या मल्टीप्लाई में तो क्या मिल जाएगा 3h - √3 × 40 = h। आपने को ये h वाले टर्म को एक तरफ लाइए और जो रूट वाले टर्म हो उसको दूसरी तरफ लीजिए, तो कितना हो जाएगा, तो आपने को ये 3h - h = 40 √3। 3h में से h गया तो 2h, 2h किसके इक्वल हो जाएगा 40 √3। तो आपने को 2h अगर 40 √3 का है तो 2 से 40 कितना टाइम्स में 20 टाइम्स में, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आपने को ये 20 √3 किसमें दिया था मीटर में था, तो क्या हो जाएगा मीटर में। अब याद रखिएगा अगर क्वेश्चन में √3 की वैल्यू गिवन है तब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, नहीं गिवन है तो आंसर को भी रूट में छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। बस अगर वर्ड का क्वेश्चन है तो वर्ड में आंसर होना चाहिए, तो वर्ड में दिया होता है तो क्या बोला है हाइट ऑफ द टावर, तो आपने लिखा द हाइट ऑफ द टावर इज 20 √3 मीटर, 20 √3 मीटर आंसर हो जाएगा। √3 की वैल्यू पुट करना है, क्वेश्चन में देगा तो पुट कीजिएगा, नहीं देगा तो पुट करने की जरूरत नहीं। समझ में आया? होप सो कि देखिए उछल रहा अलग से, ये भी कह रहा है कि बस आप छोड़ दीजिए बच्चों को, तो होप सो कि यहाँ तक की सारी चीजें आप लोग को समझ में आ गई होंगी, और नहीं समझ में आई तो फिर से एक बार चीजों को देखिएगा। और हम क्वेश्चंस अभी इस पे करेंगे, ये मत सोचिए कि क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, नहीं, अभी और हम क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिससे कि और अच्छे से कॉन्सेप्ट्स आपको एकदम माइंड में बैठ जाए। ठीक है, हमारा काम यह है कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि बोर्ड में हम झंडे लहरा दें, एकदम झंडे गाड़ के आएंगे बोर्ड में। क्लियर बात नहीं? तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, डोंट ट्रबल योर मदर फादर एंड एनीवन एल्स। ठीक है, बी काइंड, बी ऑनेस्ट और बी हेल्पिंग इन नेचर।